नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दृष्टि आईएएस के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को, जो कि मार्च 2024 महीने का है। हमने लास्ट लेक्चर में मार्च के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने उत्तराखंड के दृष्टि आईएएस के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि एशियाई विकास बैंक ने टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण को स्वीकृति दी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा जो करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में करंट अफेयर्स को देखते हैं, दोनों बातों को देखते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए भी जरूरी है। तो आज हम उसे ही फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1294 करोड़ रुपए की फंडिंग को स्वीकृति दी है। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? इन परियोजनाओं को 80:20 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 80% व्यय वहन करेगा और उत्तराखंड सरकार 20% व्यय वहन करेगी। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए ये ध्यान रखना है कि जो कि विकासात्मक परियोजनाएं की जा रही हैं, तो ये किसके साथ हमने साझा में कार्य करने का फैसला किया है, किसके साथ हमने पार्टनरशिप की है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एशियाई विकास बैंक के साथ, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये हमने एक तरीके का एग्रीमेंट किया है कि हम साथ मिल करके जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको करेंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, व्यय होगा, वो हम कितना किस रेशो में हमने इसको विभाजित किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो 80% है वो एडीबी करेगा और 20% जो है वो उत्तराखंड सरकार इसको वहन करेगी। ठीक है, तो इस बात को प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है, इतना जरूरी है। ठीक है, अब ये भी जरूरी है प्रीलिम्स के लिए कि एशियाई विकास बैंक के बारे में जो फैक्ट्स हैं इन्हें देख लेते हैं। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना, ये ध्यान रखिएगा, 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, इसमें कुल 68 सदस्य हैं। 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य जो मेंबर्स हैं वो अन्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। कई बार ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाती है कि भारत एडीबी का मेंबर है या नहीं है। यदि मेंबर के बारे में नहीं पूछते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि क्या एडीबी का भारत संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है, एडीबी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये उत्तराखंड में जो विकास कार्य है उसको गति देने का ये कार्य करेगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान और अमेरिका, ठीक है, प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6% है। चीन के पास देखें तो 6.4% है, भारत का ध्यान रखिएगा 6.3% है और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है, जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखना है। अगला है, उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है यूसीसी को एक तरीके से अपनाने वाला। तो आज़ादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201, अब इसको ध्यान रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 201 के तहत समान
नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को अपनी सहमति दी। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोई भी बिल जब पास होता है तो उसमें एक तरीके से यदि स्टेट के कंटेक्स्ट में देखें तो गवर्नर और राष्ट्रपति भी उसमें अपनी सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि खासकर यूसीसी के लिए राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत, ठीक है, इसको अपनी सहमति दे दी है। अगला है यूसीसी सामाजिक असमानता के महत्व को सिद्ध कर समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी देखिए मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए इतना ध्यान रखना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है आज़ादी के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद ये विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आज़ादी के बाद ये विशेषण है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के लिए कि जो यूसीसी है ये संविधान में किसके अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 और उसके जो आर्टिकल्स हैं 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत हमें आर्टिकल 44 में ये देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा कि किस आर्टिकल में है और ये संविधान में किसके अंतर्गत आता है। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, इनके प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना है और जो इसके महत्व हैं इनको ध्यान रखिएगा मेंस के लिए। आप ये अनुच्छेद आर्टिकल्स किस में डीपीएससी में आता है, ये इनके जरिए आप आंसर्स को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको मेंस में भी ध्यान रखना है कि इसका महत्व क्या है कि समरसता को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका एक तरीके से निभाता है। राज्य में इसके लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिला उत्पीड़न पर भी अंकुश लगेगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसे आप मेंस में कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि अनुच्छेद 44 में इसका हमें जिक्र मिलता है और ये हमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है, जो कि पार्ट 4 में आता है। और इसके आर्टिकल्स की बात करें तो 36 से 51 के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात क्या ध्यान रखनी है, ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए बाध्य है, डीपीएसपी में जो भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। यह उनका नैतिक दायित्व बनता है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो इनको लागू करें। उनका एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनका एक मोरल ड्यूटी है कि उनको करना चाहिए। अब करना ना करना उनके इंटेंशन पर, उनकी मंशा पर डिपेंड करता है। क्योंकि यह कार्य अच्छा है तो सरकार को, गवर्नमेंट को इसे करना ही चाहिए, जिससे क्या होता है डेवलपमेंट में एक तरीके से गति मिलती है। ठीक है, तो ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का एक तरीके से मार्गदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, अगला है यूसीसी का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है, तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता तथा विविधता के लिए खतरा बताकर इसका विरोध भी किया जाता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में हमें बैलेंस अप्रोच में आंसर को एक तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर हम एक तरफा बायस्ड आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो दोनों बातों को हमें जिक्र करना है कि ये ठीक है बढ़ावा भी देता है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए कुछ हद तक खतरा भी इसमें देखा गया है, बताया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये क्यों बोला था कि आज़ादी के बाद, ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता यानी कि गोवा सिविल कोड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शेष भारत अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है।
शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज, ठीक है, का पालन किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। कब से लागू है यह हमें पहले से देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान रखना है, डीपीएसपी के बारे में ध्यान रखना है, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके प्रावधान क्या हैं, इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। इनमें ये भी देख लीजिएगा कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के जरिए जो डीपीएसपी में जो न्यू आर्टिकल्स ऐड हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा, कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और मेंस में आप इन्हें कोट करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 201। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है, ठीक है, या उस पर रोक भी लगा सकता है, दोनों अधिकार होते हैं। अगला है राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है गरतांग गली, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है, तो उत्तराखंड में गरतांग गली का उपयोग भारत और तिब्बत के बीच रेशम मार्ग व्यापार मार्ग में किया जाता था, ठीक है। अब इसके बारे में देखें तो यह उत्तराखंड के कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरकाशी जिले में नेलांग घाटी में स्थित है और यह एक अद्वितीय पर्यटक आकर्षण के रूप में भी खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें भोटिया जनजाति का निवास देखने को मिलता है, जो एक स्वदेशीय समुदाय है जो अपनी लचीलापन, पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। गरतांग गली ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था, ठीक है। व्यापारी इस पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरते थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों के आदान प्रदान में सुविधा होती थी। गरतांग गली चट्टान किनारे लटकती सीढ़ी, जिसे गरतांग गली पुल के नाम से भी जाना जाता है, नेलांग नदी घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर रिज के साथ 500 मीटर तक फैला है। तो उसे बेसिकली ध्यान ये रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्तरकाशी जिले में नेलांग घाटी में स्थित है। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा इसमें कौन से जनजाति का निवास हमें देखने को मिलता है, तो भोटिया जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है। और भोटिया जनजाति उत्तराखंड में कहाँ कहाँ में देखने को मिलती है इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके जो पारंपरिक सांस्कृतिक जो इनके इम्पोर्टेंस है उनको भी ध्यान रखिएगा। इनके नृत्य हों, चाहे इनके फेस्टिवल्स हों, चाहे इनके लोक नृत्य कुछ भी हो, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब रेशम मार्ग के बारे में देख लेते हैं। तो यह प्राचीन वाणिज्यिक मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम को चीन से भूमध्य सागर तक जोड़ता था तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करता था, ठीक है। हान युग की शुरुआत में पूरे देश में चीनी रेशम के बढ़ते व्यापार ने सिल्क रोड शब्द को जन्म दिया। 114 ईसा पूर्व के आसपास हान राजवंश ने मध्य एशिया के माध्यम से व्यापार मार्गों का विस्तार किया, मुख्य रूप से एक चीनी शाही दूत झांग कियान की यात्रा और मिशन के परिणाम स्वरूप। तो बेसिकली इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इनको खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें मुख्य ध्यान हमें रखना है कि ये क्योंकि ये न्यूज़ में है गरतांग गली, तो ये कहाँ स्थित है, कौन से जनजाति का निवास स्थान हमें देखने को मिलता है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए भोटिया जनजाति के बारे में भी आ गया है। तो ये भोटिया या चरवाहों की एक व्यावसायिक जाति है, ठीक है। उत्तराखंड के भोटिया लोग 3 सीमावर्ती जिलों, कौन कौन से जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में 7 मुख्य नदी घाटियों में फैले हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 7 प्रमुख भोटिया समूह हैं, इन्हें ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोहारी, दरमिया, चौदांसी, ब्यानसी, मारछा यानी कि माना घाटी, तोलछा और जाग। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी। तो ये चर्चा में क्यों है,
तो हाल ही में वन पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी, जिसके तहत ब्रिटिश काल के वन पंचायत के अधिनियमों में संशोधन किया गया। ठीक है, तो आप बार बार देखते हैं पंचायत जो शब्द है, कि बेसिकली इस पर जो ज़्यादा जोर दिया था वो आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते थे, बिल्कुल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बात करते थे, उनके अधिकारों की बात करते थे, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते थे। ठीक है, उनके डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और ये डीपीएसपी में भी कहा गया है, आर्टिकल 40 के तहत हमें देखने को मिलता है, जहां पर पंचायत की बात है। ठीक है, तो इसी बात को महत्व देते हुए, इसी बात को बल देते हुए यह कार्य किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। नए नियमों के अनुसार 9 सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, जिसे जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको पर्यटन में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी जोड़ा गया है। वन पंचायत की जो अवधारणा है, यह कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में शुरू की गई। तो इन बातों को मैं इसके लिए ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो वन पंचायत की बात है, ठीक है, और इसमें एक विशेष बात तो ये है कि उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर वन पंचायत प्रणाली लागू है। हम सभी देखते हैं कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वन पंचायत की बात हो रही है। यानी कि वनों में भी एक तरीके से विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना, वहां पर भी अधिकारों की बात हो रही है। तो ये काफी विशेष बन जाता है, क्योंकि उत्तराखंड है और उत्तराखंड एक पहला राज्य है जहां पर यह लागू है। तो इसको तो और अच्छे से देख लेना है। मैं इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ऐसी बातों को यदि कोट करते हैं अपने आंसर में, अपने लिखने में, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा, बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में राज्य में 11,217 वन पंचायतें हैं, जिनमें 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है। तो इन बातों को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है उत्तराखंड ने गोपेश्वर में विकास योजनाएं शुरू की। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 229.3 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो इसमें सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मोटे अनाज के किसानों की आय में वृद्धि अध्ययन। तो इसमें देख लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर के एक अध्ययन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कदन्न की कृषि को बढ़ावा देने के कारण उत्तराखंड में कदन्न उगाने वाले 4 में से 3 किसानों की वार्षिक आय में 10 से 20% की वृद्धि देखी गई। इस अध्ययन को उत्तराखंड में कदन्न के उत्पादन, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और विपणन चुनौतियों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है मिलेट्स के बारे में। ठीक है, इसमें बेसिकली साफ नहीं है, तो मैंने एक अलग इंग्लिश का निकाला है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली जो मिलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल ग्रेन सीरियल्स, छोटे अनाज होते हैं। ठीक है, और इनको हम सुपर फूड भी कहते हैं। ठीक है, अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, ये पहले क्रॉप्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है, और इनका जो हमें एविडेंस है वो हमें इंडस वैली का जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम इसके लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जरूरी हैं मिलेट्स के लिए, तो वो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जो इनका टेम्परेचर तापमान होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें, तो अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर तक देखना चाहिए। ठीक है, इनके लिए एक सही रहता है, एक अनुकूल परिस्थिति बनती है इन क्रॉप्स के लिए। ठीक है, सोइल टाइप की बात करें तो इन्फीरियर एलुवियल और लोमी सोइल इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो
इंडिया जो है ग्लोबल लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है, ठीक है। यदि हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो 20% इंडिया उगाता है। 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन, ठीक है, इंडिया के पक्ष में आता है। कॉमन मिलेट्स की बात करें तो इनके टाइप्स की बात करें तो रागी है, ज्वार है, सामा, बाजरा, ठीक है, वरीगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिजिनस वेराइटीज की बात करें तो कोडो, कुटकी, चेना, सनवा। बेसिकली कई बार क्या होता है कि ये नाम आ जाएंगे और पूछ लेंगे कि बेसिकली है क्या, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में हमें इन्हें अच्छे से देख लेना है, क्योंकि न्यूज़ में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। टॉप मिलेट्स यदि हम स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। यदि हम गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करें तो उन्होंने क्या चलाया हुआ है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ठीक है। इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, ठीक है। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, हाइट एमएसपी फॉर मिलेट्स। और 2018 में देखने को मिला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चीले कम होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनली सुपीरियर, प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर, मिनरल्स, आयरन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमें हेल्प करते हैं टू टेकल लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, ठीक है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़। और ये फोटो इंटेंसिव होते हैं, क्लाइमेटिक जो चेंज होते हैं उनके लिए ये रेजिलियंट होते हैं, ठीक है, और वाटर एफिशिएंट होते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को, ठीक है। और किसने किया है, ये प्रपोज्ड बाय इंडिया, डिक्लेयर्ड बाय UNGA, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल। तो राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन NMM देखने को मिलता है। मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में यह शुरू किया गया था। अगला है मूल्य समर्थन योजना PSS, कदन्न की कृषि के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, कदन्न की मांग और खपत बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित कदन आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। PDS में कदन को बढ़ावा देना, सरकार ने इसे जनता के लिए सुलभ और किफायती बनाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदन प्रस्तुत किया है। जैविक खेती को बढ़ावा, जैविक कदन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सरकार कदन्न की जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। तो इन बातों को मेंस के लिए ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में हमने देखा तो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी जरूरी है, ठीक है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। अगला है उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास को स्वीकृति, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें हम देखें तो शैक्षणिक संस्थान 1,05,818 लाख आबादी के ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें से 25% से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों से इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक जो प्रावधान है उन बातों को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है। अनुच्छेद 29, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। इसमें प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, इन जो विशेषण युक्त जो शब्द हैं जैसे कि भाषा, लिपि और संस्कृति, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 29 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। वहाँ पर भाषा आएगा, लिपि पूछ लेंगे, संस्कृति पूछ लेंगे और 2-3 बातों को और जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से देखना है कि इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा आवश्यक रूप से केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों का वर्ग शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। तो बेसिकली तो अनुच्छेद 29 है, ठीक है, कहने के लिए अल्पसंख्यक के लिए बोला जाता है, लेकिन इसका दायरा है, जो इसका एरिया काफ़ी ब्रॉड है, स्पेयर काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। तो इसमें जो कि भाषा, लिपि, संस्कृति की बात हो रही है, तो ये दोनों अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, दोनों के उनकी सुरक्षा की, उनके प्रोटेक्शन की बात हो रही है। उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति
बची रहनी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। तो दोनों के लिए इसमें बात की जा रही है। लेकिन जो अगला है अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यकों की बात है को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है। ठीक है, यहाँ पर तो दायरा बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। ठीक है, तो ये विशेष अधिकार दिया गया है, जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, भाई हैं, उनके लिए ये एक विशेष अधिकार दिया गया है। तो इन दोनों के अंतर को आपको समझना है। ठीक है, ये मैं इसमें, ताकि आप अच्छे से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 350 बी। इसमें क्या बोला गया है? 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल्स को अच्छे से देखना है, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से देखना है, उनके एक एक शब्द को, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना है। एक एक वर्ड काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला है दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का गृह सचिव नियुक्त किया। तो ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा किसको नियुक्त किया गया है, तो दिलीप जावलकर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है अधिकारियों ने जोशीमठ में सरकारी भवनों को रेड जोन से स्थानांतरित करने को कहा। तो क्या कहा है? हाल ही में चमोली के जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों से भूमि धंसाव प्रभावित जोशीमठ में असुरक्षित रेड जोन में सरकारी भवनों और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अब इसका जोशीमठ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। राज्य के एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, ओली, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बद्रीनाथ, ओली, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ, जो सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। शहर ये बेसिकली उच्च जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। भूकंप के कंटेक्स्ट में देखें तो 5 इसका जोन रखा गया है के माध्यम से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णु प्रयाग से एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी है कि यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक है। अन्य मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ, उड़ीसा के पुरी और कर्नाटक के श्रृंगेरी में है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। जोशीमठ न्यूज में रहता है, तो इन बातों को ध्यान रखना कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, इसका महत्व क्यों है। भूकंप के क्षेत्र में ये 5 जोन में आता है और यहाँ पर हमें जो मठ हैं ये देखने को मिलते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। ठीक है, अब जो आगे हम देखने जा रहे हैं ये मेंस के लिए महत्व रखते हैं। जैसे कि जोशीमठ की समस्याओं के बेसिकली कारण क्या है। ठीक है, तो कारण की बात करें तो एक प्राचीन भूस्खलन स्थल वर्ष 1976 की मिश्रा रिपोर्ट। अभी देखिए, ये जो रिपोर्ट होते हैं ना, इन रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिए कीजिए, नाम इनका अच्छे से याद कर लिया कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपने आंसर में हम इनको कोट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से लिखेंगे, किसी समिति के रिपोर्ट के अनुसार लिखेंगे, तो जो हमारा आंसर होता है वो ऑथेंटिक बनता है। ठीक है, वो रिलायबल होता है, तो बेसिकली अच्छा बनता है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख लेना है। तो जोशीमठ मुख्य चट्टान पर नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमा पर स्थित है। तो इसके कारण ये भी है, यह एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकनंदा एवं धौली गंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूस्खलन के कारकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जोशीमठ की जो समस्या है काफी महत्वपूर्ण है। यदि ये जोशीमठ के नाम से नहीं भी आता है तो ये भूस्खलन के नाम से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अगला देखें तो भौगोलिक स्थिति।
क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टानें, पुराने भूस्खलन के मलबे जिसमें बाउल्डर, नीस चट्टानें और ढीली मृदा शामिल है, से ढकी हुई है, जिनकी धारण क्षमता न्यून है। ठीक है, ये नीस चट्टानें अत्यधिक अपक्षयित प्रकृति की होती हैं और विशेष रूप से मानसून के दौरान पानी से संतृप्त होने पर इनके रंध्रों पर उच्च दबाव बन जाता है, फलस्वरूप इनका संयोजी मूल्य कम हो जाता है। और अन्य देखें तो निर्माण गतिविधियां होती रहती हैं, निर्माण कार्य में वृद्धि, पनबिजली परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। तो ये सभी कारण हैं जो हमें जोशीमठ के जो अभी प्रेजेंट में हमें देखने को समस्या मिल रही है, उसके लिए एक तरीके से जिम्मेदार है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा कि इनके कारण क्या है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में ग्लोबल फेस्ट में 700 से अधिक योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। अभी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार भारत द्वारा 2014 में भी, ध्यान रखिएगा कब, ठीक है, 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 59वें सत्र के उद्घाटन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2015 में नई दिल्ली के राजपथ पर पहले योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो इसे ध्यान रखिएगा कि कब मनाया जाता है और ये कब ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन। तो इसके मुख्य बिंदु हैं, देख लेते हैं। हिमालयी राज्यों की 188 हिमनद झीलों में से 13 कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली जिले में एक हिमनद झील का विस्फोट हुआ, जिससे ऋषि गंगा पर एक छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई तथा अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड की 13 हिमनद झीलों को ABC के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें A अत्यधिक संवेदनशील है। अब 5 अति संवेदनशील झीलों में से 4 कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में है और एक चमोली में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमें इसमें ध्यान रखना है वो है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। यह प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1966 में इसकी स्थापना हमें देखने को हुई थी। किसके तहत हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तहत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? अभी देखिए, जो बातें होती है ना, ये संस्थान आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के एग्जाम में, चाहे किसी के भी एग्जाम में, स्टेट PCS एग्जाम्स में ये जो संस्थान होते हैं ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित हैं, कब इनकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब ये जो ग्लोब के बारे में GLOF, ये हमने अप्रैल में अच्छे से कवर किया है, वहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड 4 बाघों को राजस्थान स्थानांतरित करेगा। हाल ही में अधिकारियों के अनुरोध के बाद उत्तराखंड सरकार 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? उत्तराखंड में बाघ पुनर्वास परियोजनाओं के सफल संचालन के बाद राजस्थान और उड़ीसा सरकारों से बाघों के स्थानांतरण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके तहत 4 बड़ी बिल्लियों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। अब हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यह बेसिकली क्या है? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में देखने को मिलती है। ठीक है, इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। अब अगला जो ध्यान रखना है वो है राजाजी टाइगर रिजर्व। यह हरिद्वार में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित हमें देखने को मिलता है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है,
और ये 3 अभयारण्यों यानी कि राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर हुई थी। ठीक है, नाम इनका जो पड़ा वो सेनानी जो सी राजगोपालाचारी थे लोकप्रिय रूप से, जिनको हम बोलते थे राजा जी। ठीक है, तो उनके नाम पर इनका जो नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व रखा गया। ठीक है, तो अगला है, इसे वर्ष 2015 में देश का 48वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2015 में 48वां बाघ इसको घोषित किया गया था। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला है, भारतीय रेलवे और उत्तराखंड पर्यटन ने लॉन्च की मानसखंड एक्सप्रेस। तो देख लेते हैं, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC के तहत मिलकर उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के छिपे हुए रत्नों को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस नामक एक नई पर्यटन ट्रेन शुरू की। इसके मुख्य बिंदु हैं कि मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 10 रातों 11 दिनों की एक विशेष यात्रा है। ठीक है, बेसिकली यह एक अनूठी यात्रा अपने आध्यात्मिक महत्व और विरासत स्थलों के लिए मशहूर देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता तथा सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई है। तो बेसिकली जितने भी कार्य होते हैं ये सभी आपस में महत्व बताने के लिए कि भाई आपके स्थानों का महत्व क्या है, उसके लिए विशेष किया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो हमने मार्च के महीने का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है उत्तराखंड का, जो दृष्टि आइस ठीक है का है। इससे पहले हमने अप्रैल का भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, मार्च का भी कंप्लीट हो गया है। आप दोनों को अच्छे से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में हमने दोनों को अच्छे से देखने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।